The Mac classes key to unlock the success Kalyan.com/per। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका माउंटेन एकेडमी कैंपस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म द मैक क्लासेस में। अभी तक आप लोगों ने इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्शन देखा था और आज क्लास में हम लोग इकोनॉमिक्स को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग इकोनॉमिक्स का नेक्स्ट टॉपिक इन्फ्लेशन के बारे में आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। नोट करते रहिएगा, बिल्कुल आप लोग मेरे साथ में कॉपी पेन ले लीजिएगा और लगातार लिखते रहिए, सुनते रहिए और एक बार में समझ में ना आए तो वीडियो को 2-3 बार देखिए और वीडियो को लगातार क्रम से देखते रहिए। कोई भी वीडियो आप छोड़िएगा नहीं और वीडियो पूरा देखिए, तभी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होंगे। हम लोग आगे बढ़ते हैं कि इन्फ्लेशन का आज टॉपिक है हम लोग का। इन्फ्लेशन कहते कैसे हैं? इन्फ्लेशन को हिंदी में आप लोग देख रहे हैं बोर्ड पे कि मुद्रास्फीति कहते हैं। इसको और आसान भाषा में हम लोग महंगाई कहते हैं। तो क्या होता है महंगाई? अगर इसको समझें तो सिंपल सा है कि कीमतों का बढ़ना महंगाई कहलाती है, अर्थात कीमतों का बढ़ना मुद्रास्फीति या फिर इन्फ्लेशन कहलाती है। जैसे कि मान लीजिए पहले ही इस मार्केट की जो कीमत थी 10 रुपये थी और आज क्या है 15 रुपये हो गई। हम लोग कह सकते हैं कि इसकी कीमतों में क्या होगी, महंगी हो गई है, अर्थात इसकी मुद्रास्फीति में बढ़ोतरी हो गई है। तो यही सिंपल सा होता है कि इसका मतलब क्या होता है इन्फ्लेशन का, कि कीमतों का बढ़ना, क्या कहलाता है? मुद्रास्फीति कहलाता है। मतलब पहले कोई चीज़ सस्ती थी, आज महंगी हो गई, इसका मतलब वो मुद्रास्फीति इसमें बढ़ गई है। तो इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम लोग इन्फ्लेशन को बात करेंगे कि इन्फ्लेशन के प्रकार कितने हैं, अर्थात इन्फ्लेशन किन किन कारणों से बढ़ सकती है। ये मुद्रास्फीति एक ऐसा टॉपिक होता है, एक ऐसा विषय है, इसके आधार पर किसी भी देश की सरकार या तो रहेगी या तो गिर जाएगी। अगर कोई भी सरकार मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने में सक्षम नहीं होती है तो वहाँ की देश की सरकार जो होती है वो जल्द ही गिर जाती है या फिर उसको दोबारा सरकार में आने का, अर्थात सत्ता में आने का मौका नहीं मिलता है। तो इसीलिए सरकार का सबसे बड़ा जो चिंता का विषय होता है वो होता है मुद्रास्फीति या महंगाई। अर्थात ऐसे में सरकार हर एक प्रकार की कोशिशें करती है कि महंगाई को नियंत्रित की जाए। तो इस इन्फ्लेशन को कैसे नियंत्रित करना है इसको हम लोग अगले टॉपिक में समझेंगे, लेकिन पहले आज हम लोग समझ लेते हैं कि इन्फ्लेशन होता क्या है और इसके प्रकार कितने हैं, अर्थात कीमतें किस किस तरीके से बढ़ सकती हैं। तो देखते हैं कि पहला जो है कि कीमतों के जो प्रकार, ये जो इन्फ्लेशन के प्रकार कह लीजिए या किस किस कारण से महंगाई बढ़ती है, तो उसके क्रम में हम लोग बढ़ते हुए आगे बढ़ते हैं और पहला नंबर देखते हैं कि किस कारण से इन्फ्लेशन बढ़ सकती है। तो पहला है मांग जनित मुद्रास्फीति। पहली है मांग जनित मुद्रास्फीति, दूसरी है लागत प्रेरित मुद्रास्फीति और तीसरी है, इसे कहेंगे संरचनात्मक मुद्रास्फीति। अर्थात हम लोग बात करें क्या है ये, कि किन किन कारणों से इस मार्कर कीमत बढ़ सकती है, इसके बारे में हम लोग बिल्कुल आसान भाषा में चर्चा करेंगे। तो पहला हम लोग उठाने जा रहे हैं मांग जनित मुद्रास्फीति। क्या है पहला? मांग जनित मुद्रास्फीति। देखते हैं क्या होता है इसमें, कि मान लीजिए कि मांग में वृद्धि, पहला क्या हमने बात की, मांग जनित मुद्रास्फीति। मान लेते हैं कि इस मार्कर की कीमत 2010 में कितनी थी? 1 रुपये थी। 2010 में 1 रुपये थी एक पीस की। एक पीस की कितने रुपये थी? 1 रुपये का एक मार्कर मिल रहा था 2010 में। और खरीदने वाले कितने लोग थे? मान लीजिए खरीदने वाला भी कितने लोग थे? मान लीजिए 10 लोग थे। 10 लोग थे खरीदने वाले। और उस 2010 में कितने पीस बनाए कंपनी ने? 10 पीस बनाए। एक पीस 1 रुपये का और 10 पीस बनाए तो कितने रुपए हो गए? 10 रुपये के हो गए। 10 रुपये के उनके 10 पीस बिक गए। क्यों? 1 रुपये के हिसाब से। और लेने वाले कितने लोग थे? 10 लोग थे। लेकिन हुआ क्या 2011 में क्या हुआ? अब इस साल खरीदने वाले लोग कितने हो गए? 20 हो गए। मतलब मार्कर खरीदने वाले लोग कितने हो गए? 20 लोग। अर्थात मांग बढ़ गई, लोगों ने इसको ज़्यादा पसंद किया और इसको ज़्यादा लोगों खरीदने आगे मार्केट में। तो 20 लोग खरीदने के लिए बाहर आए, लेकिन उस कंपनी ने क्या कर दिया, कंपनी ने मात्र कितने पीस बनाए,
पिछले साल भी उसने 10 बनाए थे पीस, और इस साल भी कितने लोग बनाए, कितने बनाए, 10 पीस बनाए। तो लेकिन क्या पिछले साल तो खरीदने वाले मात्र 10 ही लोग थे, इस साल कितने हो गए, 20 लोग। जब खरीदने वाले लोग हो गए ज़्यादा और जो इस संसाधन था अर्थात मार्कर वो सीमित था, तो ऐसे में क्या किया कंपनी ने कह दिया भाई जो ज़्यादा रुपये देगा, सिंपल सा भाई, खरीदने वाले लोग ज़्यादा और सामान कम, तो ऐसे में क्या हो गया, कीमतें बढ़ गईं, सिंपल सा। ये तो हो गया पहला क्या, मांग, अर्थात मांग बढ़ जाने के कारण, पहले 10 थे, इस साल 20 हो गए, तो मांग बढ़ जाने के कारण हुई कीमतों की वृद्धि क्या कहलाती है, मांग जनित मुद्रास्फीति। ये तो पहला हो गया है। क्या है, डिमांड पुल इन्फ्लेशन की। दूसरा हम लोग बात करते हैं दूसरे इन्फ्लेशन की बात, उसका नाम है लागत प्रेरित। दूसरा है लागत प्रेरित मुद्रास्फीति। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। अच्छा, ये कैसे बढ़ती है, इसमें क्या होता है कि मान लीजिए कि 2010 में इस मार्कर को बनाने में 10 रुपये लग रहे थे। इस मार्कर को बनाने में 2010 में 10 रुपये लग रहे थे और सभी लोग सेम थे, खरीदने वाले भी उतने लोग थे, कंपनी ने बनाए भी उतने। लेकिन हुआ क्या कि 2011 में इसको बनाने में ही 15 रुपये लग गए, तो ऐसे में क्या होगा, जो पिछले साल की कीमत रही होगी, मान लीजिए इन्होंने 10 रुपये इसको बनाने में लग रहे थे, तो इन्होंने अपना प्राइस जो डिसाइड किया था वो 15 रुपये डिसाइड किया था, क्यों 15 रुपये में बेचेंगे भाई, 10 रुपये इसका कॉस्ट प्राइस था और 5 रुपये प्रॉफिट, तो 15 रुपये में बेच रहे थे। कब, ये 2010 में। 2011 में क्या हुआ, इसको बनाने में ही 15 रुपये लग गए, इस मार्कर को बनाने में ही 15 रुपये लग गए, तो ऐसे में कंपनी ने क्या किया, अब इसमें अपना प्रॉफिट भी ऐड किया, मान लीजिए 5 रुपये, अब इसकी कीमत कितनी हो गई, 20 रुपये। जब किसी भी संसाधन की, मतलब जब किसी भी प्रोडक्ट की उसकी लागत में वृद्धि हो जाए, पहले मार्कर 10 रुपये का बनना था, अब कितने बनना, 15 रुपये, तो इसकी लागत में वृद्धि हुई है, इसको बनाने में ही प्राइस बढ़ गया है, तो ऐसे में कंपनी क्या करती है, उसको अपना प्रॉफिट भी देखना होता है, तो जितना रुपये लगा है उसके बाद वो अपना कुछ प्रॉफिट जोड़कर इसको आगे बढ़ाती है और एक नया दाम कुछ इस प्रकार का 20 रुपये कर देती है। यहाँ पर लोग नहीं ज़्यादा है खरीदने वाले, इसका कोई इफेक्ट नहीं था, लेकिन यहाँ पर हुआ क्या कि लोग या कंपनी ने अपना प्रॉफिट बरकरार रखने के लिए इसमें कुछ रुपए की वृद्धि कर दी। किस चीज़ में, लागत में इसकी वृद्धि कर दी। तो ये हो गया क्या, आपका दूसरा लागत प्रेरित मुद्रास्फीति। तीसरे में बात करेंगे हम लोग, उसका नाम है संरचनात्मक मुद्रास्फीति। तो पहला हमने क्या देखा कि इस मार्कर कीमत क्यों बढ़ी थी पहले वाले में, कि इसको लोग ज़्यादा खरीदने आ गए थे, ज़्यादा लोग खरीदने आ गए, लेकिन कंपनी ने कम बनाया, तो इससे क्या होगी, कीमतें बढ़ गई। दूसरा क्या हम लोगों ने देखा कि जब इसकी लागत में ही वृद्धि हो जाए, पहले 10 रुपये बनना था, अब इसको बनाने में 15 रुपये लग रहे हैं, तो कंपनी क्या करेगी, भाई 14 में तो बेचेगी नहीं, भाई घाटा तो उठाएगी नहीं, तो क्या करेगी, वो 15 से ज़्यादा बेचेगी। तो इस कारण से जो वृद्धि हुई है, इससे हम लोगों ने क्या कहा था, लागत प्रेरित मुद्रास्फीति। तीसरी है, हम लोग बात करेंगे संरचनात्मक मुद्रास्फीति। इसमें क्या होता है, इसमें ना लागत की बात होती है और ना ही मांग की बात होती है। इसमें क्या होता है, कुछ आधारभूत संरचनाओं, अच्छा आधारभूत संरचनाएं क्या होती हैं, जैसे कि सड़क का ना होना, परिवहन का ना होना। तो होता क्या है, मान लीजिए कोई एक गांव है, ए गांव है, और ए गांव से 10 किलो सब्जी का उत्पादन हुआ। एक गांव से 10 किलो सब्जी का उत्पादन हुआ, और हुआ क्या, इस सब्जी को कहाँ आना था, एक शहर के बाजार में आना था, शहर के बाजार में। यहाँ पर मतलब उचित मात्रा में सब्जी का उत्पादन हुआ था। अब इसको कहाँ जाना, शहर जाना था, लेकिन शहर वो किस माध्यम से जा सकता था, वो जाता था रोड से।
लेकिन अगर इसको रोड ही ना मिले, इसको रोड ही ना मिले इस सब्जी वाले को, और ये सब्जी कहाँ ना पहुँचा पाए, शहर ना पहुँचा पाए, तो ऐसे में क्या होगा, जब वो सब्जी नहीं पहुँचा पा रहा है तो जो पहले जैसे तैसे 10 किलो, अब रोड मान लीजिए रोड सही नहीं थी या थी ही नहीं, तो ऐसे में सब्जी कहाँ नहीं पहुँच पाएगी, शहर नहीं पहुँच पाएगी। जब शहर नहीं पहुँच पाएगी तो जो भी इक्का दुक्का सब्जी पहुँचेगी, जो भी थोड़ी बहुत सब्जी पहुँचेगी कहाँ पर, शहर में, तो वहाँ पर उसके प्राइस अपने आप क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। क्यों बढ़ जाएंगे भाई, सब्जी बहुत ही कम है और खरीदने वाले यहाँ पर बिल्कुल क्या हो गए, ज़्यादा हो गए। किस कारण से ये हुआ, यहाँ पर क्या है, आधारभूत संरचनाओं में कमी के कारण। ये तो पहली बात हो गई। इसी में अगर हो जाए, सुना होगा आप लोगों ने काला बाजारी। मिल वाले क्या करते हैं, मिल वाले अपने पास जो अनाज आता है उसको वो छिपा देते हैं और बाजार में नहीं जाने देते हैं। इस कारण से क्या होता है कि मुद्राओं में क्या कहते हैं, कीमतों में वृद्धि हो जाती है। तो ये तो थी हम लोग की तीनों प्रकार की मुद्रास्फीति। पहली कौन सी, पहली थी मांग जनित, दूसरी थी लागत प्रेरित और तीसरी थी संरचनात्मक मुद्रास्फीति। तीनों को हम लोग समझ लिया। लास्ट वाले में क्या था कि जब भी आधारभूत संरचनाओं में कमी हो जाए, जिस कारण से क्या हो जाए, कीमतों की वृद्धि हो जाती है चीज़ों में, तो ये किसका उदाहरण होता है, ये संरचनात्मक मुद्रास्फीति का उदाहरण होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे मुद्रास्फीति के प्रकार, मतलब कुछ उनके परसेंटेज के आधार पर उनके कितने प्रकार हैं वो हम लोग बात करेंगे। तो अभी तक हम लोगों ने बात की थी कि कितने प्रकार की इन्फ्लेशन होती है। तो अब हम लोग देख रहे हैं कि इन्फ्लेशन को दर के अगर आधार पर बांटें, दर के रेट के आधार पर, तो ये कितने प्रकार की हो सकती है। तो जब भी किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में उसकी मुद्रास्फीति 3% से कम 3% से कम होती है तो इसे रेंगती हुई मुद्रास्फीति कहते हैं। वहीं पर जब किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की मुद्रास्फीति 3% से 10% तक के मध्य में होती है तो उसको चलती हुई मुद्रास्फीति कहते हैं। और जो किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए होती है, सबसे बेस्ट जो मुद्रास्फीति होती है वह यही चलती हुई अर्थव्यवस्था, वॉकिंग इन्फ्लेशन होती है। तीसरी क्या है, इसका नाम है जब 10 से 30% के मध्य में हो क्या मुद्रास्फीति की दर, तो इसे हम लोग भागती हुई मुद्रास्फीति कहते हैं। और वहीं पर जब मुद्रास्फीति किसी भी देश की 30% से अधिक हो जाए, जब 30% से अधिक हो जाती है तो इससे सैचुरेटेड इन्फ्लेशन या चरम मुद्रास्फीति या फिर नियंत्रण से बाहर मुद्रास्फीति कहते हैं। ये दोनों ही किसी भी देश के अर्थव्यवस्था के लिए नुकसानदायक होती हैं। तो अभी तक हम लोगों ने इन्फ्लेशन के बारे में पढ़ लिया है। तो इन्फ्लेशन का जो भी क्वेश्चन होगा वो इतना ही आएगा और इसके बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे इसके आगे कि क्या होता है मुद्रा संकुचन, क्या होता है, फिर हम लोग पढ़ेंगे कि स्टैगफ्लेशन क्या होता है। तो तब तक के लिए जुड़े रहिए द मैक क्लासेस से। धन्यवाद। The Mac Class is key to unlock the success Kalyan Prakanpur.